डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका इल्यूमिनेशन यूनिट का है और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है आपका इल्यूमिनेशन यूनिट का। काफ़ी लंबा मतलब नंबर ऑफ़ लेक्चर्स काफ़ी हो गए आपके। करीब ये 17वां लेक्चर है, 17th लेक्चर है ये आपका इल्यूमिनेशन का। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस यूनिट का लगभग हर चीज़ आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं जो ज़रूरत है आपको, है ना। एक्चुअली ये यूनिट है ही इतना लंबा कि इसको आप जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि है क्या ना कि छोटे छोटे टॉपिक मिला करके इन्होंने एक लंबा यूनिट तैयार किया है। तो वो ज़रूरी भी था आप लोगों के लिए पढ़ना, है ना। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग का जो है इल्यूमिनेशन को लेके पेशेंस थोड़ा सा अब बढ़ने लगा होगा, कब ख़त्म होगा। तो मैं ये लेक्चर जो है लास्ट है आपका, है ना। मैंने अपने से बहुत पूरी ट्राई करी है कि किसी भी टॉपिक को मैं जंप ना करूं, है ना। भले ही कोई कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जिसके ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर जो है आपको बोरिंग भी लग रहा होगा कि ये सर क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या बेटा कि मुझे वो चीज़ तो कवर करना है ना जो लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये आप खुद से पढ़ लो या ऐसे कर लो, क्योंकि आप लोगों में ही बहुत लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी जो है इंग्लिश में परेशानी है या फिर पढ़ के समझ में नहीं आता है। और वैसे भी आपके साथ नहीं है, ये हम लोग के साथ भी था। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो कोई भी टॉपिक होता था ना, तो ऐसे पढ़ने पर मज़ा नहीं आता था। जब एक बार टीचर खड़े होकर के या फिर कोई कुछ एक बार समरी बता देता था ना, तो पढ़ने में मज़ा आता था। तो मैं भी रह चुका हूँ, आप लोग के उम्र में स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो समझता हूँ। तो ठीक है, ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर है आपका इल्यूमिनेशन का। इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट होता है ना, छोटा मोटा डाउट होता है या कुछ ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बेसिकली मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है एक एक करके, इसीलिए मैंने हर एक छोटे टॉपिक का भी है तो अगर 10 मिनट का लेक्चर है तो मैंने 10 मिनट का ही बना के उसको साइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है। इसमें है आपका डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम के ऊपर। ठीक है, अभी जो आपका पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ योर फैक्ट्री लाइटिंग। ठीक है, उसी तरीके से ये भी रिक्वायरमेंट ही है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइटिंग स्कीम्स, है ना। मान लीजिए अगर आपका ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइटिंग स्कीम, है ना, या फिर व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर लाइटिंग स्कीम, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो बेटा कोई भी लाइटिंग स्कीम हो, अब आप लोग इतना तो लेक्चर पढ़ते पढ़ते इतना तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या लिखना है ना। तो पहला पॉइंट लिखना है आपको, प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड होना चाहिए। बस ये तो वर्ड सेंटेंस है, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, प्रोवाइड प्रॉपर इल्यूमिनेशन, जो आपको सही लगे वो आप लाइन यूज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्किंग प्लेन, ये वही चीज़ जो चला रहा है आपका लाइट। फैक्ट्री लाइटिंग का भी है, फैक्ट्री लाइटिंग में भी आपने 2 पॉइंट वहाँ पढ़े हैं, ये वही वैसे ही पॉइंट यहाँ चले आ रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना, टॉपिक आपस में जुड़ा हुआ है लेकिन अलग से बना करके दिया है, इसलिए मुझे अलग डिलीवर करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए, सूटेबल कलर है, लाइट सूटेबल होना चाहिए कलर का, ये बहुत कॉमन सेंस का टॉप मतलब पॉइंट है। और अवॉइड ग्लेयर एंड हार्ड शेडोज एज फार एज पॉसिबल। तो जो आपका फैक्ट्री लाइटिंग का रिक्वायरमेंट था, मेरे ख्याल से 80% वही रिक्वायरमेंट यहाँ जनरल लाइटिंग स्कीम की भी है ना। तो एक्चुअली फैक्ट्री लाइटिंग में थोड़ा सा हमें इंटेंस इल्यूमिनेशन चाहिए होता है और नॉर्मल लाइटिंग स्कीम के लिए हमें इंटेंस नहीं चाहिए होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हर जगह वही रहेगी ना, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्किंग प्लेस पे यूनिफॉर्म हो जाए, सुटेबल कलर का हो जाए और क्लियर और हार्ड शेडोज हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है कि अब हम क्या क्या फैक्टर हमें कंसिडर करने होते हैं अगर हम लाइटिंग स्कीम डिजाइन करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, फैक्ट्री लाइटिंग जो था, जो अभी 16 था, मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ बार बार, आपको कंफ्यूज करने के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोरिलेट करिए अपने टॉपिक को, जो सिलेबस में दिया हुआ उसको कोरिलेट करिए। फैक्ट्री लाइटिंग जो है आपका एक लाइटिंग स्कीम का पार्ट है। आप खुद सोच के देखिए, फैक्ट्री लाइटिंग जो है
वो आपका जो है वो लाइटिंग स्कीम का पार्ट है। लाइटिंग स्कीम आपका फैक्ट्री लाइटिंग भी हो सकता है ना, या फिर आपका होम लाइटिंग भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी कैंपस को लाइटिंग करना चाहते हैं, ग्राउंड को, वो भी आपका लाइटिंग स्कीम के अंदर आता है। तो लाइटिंग स्कीम एक तरीके से समझिए कि हेड है, और इसके नीचे ये सारे जो है इनके ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका है, मतलब लाइटिंग स्कीम जो है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, और इसके नीचे सारे आ जाते हैं आपके। इसके नीचे आपका फैक्ट्री आ जाता है, इसके नीचे आपका होम आ जाता है, घर में कैसा लाइट करोगे आप, है ना। और इसके नीचे जो है आपका जो है अगर कोई अरीना है या फिर आपका प्लेग्राउंड है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये आपका स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, देख रहे हैं। तो जैसा आपका एप्लीकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपना पैरामीटर डिसाइड कर लीजिए। तो लाइटिंग स्कीम एक बड़ा टॉपिक है, मुखिया है, पूरे लाइटिंग स्कीम का मुखिया है, और इसके नीचे ये सारे इनके जो हैं छोटे छोटे हेड हैं इनके। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन लेवल, सबसे पहली बात इल्यूमिनेशन लेवल कैसा होना चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन के आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इसको भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो खुद सोचिए। मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग इतने मैच्योर्ड हो जाइए कि अगर कोई टॉपिक है तो अब तक इतना पढ़ा है और ये लास्ट लेक्चर है, तो 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि इल्यूमिनेशन लेवल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए जितना इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। बस हो गया, कहानी खत्म। इसी को 2 पॉइंट में आपने लिखना है। इल्यूमिनेशन लेवल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्राइटनेस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर द विजिबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग। ये सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका है। आपको आपकी अंग्रेजी जैसी है, आप सेंटेंस वैसा फ्रेम करिए। समरी यही है कि इल्यूमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर हो। अब इसको आप जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे बेटा ये सेंटेंस यूज़ करिए, चाहे अपने सेंटेंस यूज़ करिए, कोई कंस्टेंट नहीं है। मैं सेंटेंस इसलिए देता हूँ ताकि आपको सेंटेंस फ्रेम करते वक्त अगर कोई परेशानी हो तो आप इनमें से कुछ वर्ड्स उठा लीजिए, कर लीजिए, है ना। तो अब थोड़ा सा जो है खुद सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। उसके बाद है डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन टू गिव नेसेसरी ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। अब मेरे को बताइए, ये जो लिखा है इसको अभी हम साइड करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली हम सोचते हैं कि जैसे आप इंजीनियर हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पे कितना डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन होना चाहिए। डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब समझे, कितना इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है। डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब वो एंगल वाला डिग्री नहीं, मतलब कितना लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है। कैसे डिसाइड करोगे, खुद सोचिए आप। ठीक है, अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कितना लाइट का टॉर्च हाथ में सफिशिएंट रहेगा। आपको पहले ये सोचना है कि हमको कितने दूर तक देखना है, पहली बात तो ये है ना। टॉर्च एग्जांपल ले लीजिए, आपके हाथ में टॉर्च है, टॉर्च भी तो इल्यूमिनेशन का ही पार्ट है, इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हो आप खुद सोचो। अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो कैसे डिसाइड करोगे कि ये कितना, मतलब कितना बड़ा टॉर्च हमें लेना है। टॉर्च पेंसिल बैटरी वाला भी आता है, उससे बड़े बैटरी का भी आता है, और बड़ा वाला भी आता है। तो एक जनरल कॉमन सेंस है कि भाई हमें ये देखना है कि कितने दूर तक हमें देखना है, और दूसरा ये कि हमें किस चीज़ को देखना है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, किस चीज़ को देखना है। अब इसका मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत फनी एग्जाम्पल है। जो दांत का डॉक्टर होता है ना, जो दांत का डॉक्टर होता है, अगर आप उससे कहोगे कि बेटा ये बड़ा वाला टॉर्च लेके दांत के अंदर देखो, नहीं देखेगा वो। उसको वहाँ पेंसिल छोटा टॉर्च वाला बैटरी चाहिए जिससे उसको वहाँ देख सके। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा टॉर्च नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही छोटा पेंसिल वाला टॉर्च लेके बेटा तुम ये पूरे ताजमहल को देखो, आप नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो। तो किस चीज़ पर डिपेंड किया, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का और कितने दूरी पर है वो। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर पर है, यही डिसाइड करता है पहला फैक्टर कि आपका इल्यूमिनेशन लेवल कितने का होना चाहिए, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, यही आपका पॉइंट बन गया, यही पॉइंट बन गया। इसी को मैंने ये पॉइंट बना के लिखा है यहाँ पे, देखिए
द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सही बात है, ग्रेटर द डिस्टेंस, अब जो चीज जितना दूरी होगा, है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होगा, है ना। मान लीजिए कोई छोटा चीज़ आपसे दूर पे रखा हुआ है और आप उसको देखना चाहते हो, तो आपको उतना इंटेंस इल्यूमिनेशन चाहिए होगा ना उस पर, उसको फोकस करके देखने के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर इट प्रॉपर परसेप्शन मतलब होता है बेटा उसके बारे में जानना। तो इसको परसेप्शन वर्ड अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसको आप इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर दीजिए वर्ड, और इट्स प्रॉपर, अगर ये भी नहीं है तो और प्रिसाइज कर दीजिए, प्रॉपर शेप, साइज एंड कलर, ये तीन चीज ऐड कर दीजिए। ये परसेप्शन वर्ड आप हटा देना, अगर कुछ लोगों को अगर ये वर्ड अगर दिक्कत आ रही हो तो ये वर्ड हटा करके ऐसा कर दीजिए, इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉपर शेप, साइज एंड द कलर, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, इल्यूमिनेशन लेवल ये भी डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्ट, है ना, कॉन्ट्रास्ट कैसा होना चाहिए। अब दीवार जो है आपका काले रंग का है ना, उसके ऊपर आपने नीले रंग का कुछ ऑब्जेक्ट रख रखा है और आपको उस नीले रंग का ऑब्जेक्ट देखना है, तो अब आप मेरे को बताइए, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि आपका जो दीवार है वो सफ़ेद रंग का है और उसके ऊपर नीले रंग, वही नीले रंग का ऐसा ही ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट आपने लगा रखा है। अब आप खुद सोचिए दोनों में से किस केस में इल्यूमिनेशन ज़्यादा चाहिए आपको। जाहिर सी बात है काले वाले में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो काला बैकग्राउंड ऊपर से ब्लू कलर का वो, तो कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड पे। वही जो सफ़ेद वाला जो केस मैंने आपको बताया उसको ऑब्जेक्ट रख के देखिए, कम इल्यूमिनेशन में ही काम चल जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रास्ट भी डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या था आपका, शेप, पहला फैक्टर था साइज एंड द डिस्टेंस, और दूसरा फैक्टर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। तो ग्रेटर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स बैकग्राउंड, ग्रेटर विल बी द इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये है आपका। अब ये कुछ वैल्यूज हैं इल्यूमिनेशन लेवल कितना कितना चाहिए, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने ये दे दिया कि देखिए ये बताने के लिए कि देखिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इल्यूमिनेशन लेवल जो है अलग अलग हमें चाहिए। जैसे एंट्रेंस हॉलवेज में 100 चाहिए, लिविंग रूम के लिए 300, डाइनिंग रूम का 150, बेडरूम का 300, ड्रेसिंग टेबल, है ना, बाथरूम का 100 चाहिए, बाथरूम मिरर का 300 चाहिए, ऐसे करके अलग अलग। अच्छा, इससे क्या नॉलेज हमें मिलती है? आप कहोगे सर ये टेबल हटाओ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। इससे नॉलेज हमें ये मिलती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक इंजीनियर हो और मेरी ये बिल्डिंग है, सोचिए खुद, मैं आपसे कहूँ कि आप एक इंजीनियर हो और मेरी ये बिल्डिंग है, अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, इसमें मुझे लाइटिंग करवानी है, और लाइटिंग ऐसी करो कि बिजली बिल ज़्यादा ना आए। मैंने एक जनरल रिक्वायरमेंट आपको दे दिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 4 मिस्त्री लेके पहुंच गए और बल्ब लगाने लग गए, तार खींचने लग गए, ऐसा नहीं करोगे। आप पहले एज एन इंजीनियर जाओगे, वहाँ देखोगे कि किस पैसेज में कितना इल्यूमिनेशन लेवल है। एक मीटर आता है, इल्यूमिनेशन मीटर आता है, लक्स मीटर आता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर आप ले सकते हो, बहुत सस्ता आता है। वो जाओगे लेकर के, उसको रखोगे, हर एक एरिया में घूमोगे और देखोगे कितना इल्यूमिनेशन, कितना लक्स आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा होता है, लक्स मीटर होता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ग्रुप में वो लक्स मीटर का फोटो भेज दूंगा। छोटा सा लक्स मीटर होता है, मैं एक शायद आपने देखा भी होगा, मैं बना देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इसको देखा है, तो इसलिए ये होता है बेटा लक्स मीटर, है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ होता है, सफ़ेद रंग का सेंसर होता है ना। और यहाँ पे जो होता है आपका, देखिए अलग अलग मॉडल में अलग अलग होगा, लेकिन जो जनरल है मैं आपको बताता हूँ, सेंसर लगा हुआ होता है और यहाँ पे आपका जो है वो रीडिंग बताता है लक्स में, है ना। और यहाँ पे आपका सेटिंग करने का होता है कि आप कितना सेट करते हो वैल्यू, मतलब ये बटन होता है यहाँ पे सेटिंग करने के लिए, ऑन ऑफ, और मल्टीपल्स में कि आप 1000 के मल्टीपल में देखना चाहते हो कि 100 के मल्टीपल्स में देखना चाहते हो। और इसके ऊपर एक कवर टाइप का होता है ऐसे करके। तो जब आप इसको यहाँ, ये हैंडी होता है, यहाँ पे आप हाथ से पकड़ सकते हो इसको ऐसे करके। तो ये कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं है ना, ये मैंने दिखाया है कि आप इसको हाथ से पकड़ सकते हो। तो जब आप इसको रखोगे लाइट में, जब आप इसको लाइट के उसमें रखते हो तो क्या होता है कि ये जो है आपको दिखने लग जाता है।
और यहाँ पे वो वैल्यू बता देता है। तो अगर आपको पता है कि कितना लक्स चाहिए किस जगह के लिए, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक चार्ट बनाओगे, ठीक है। चार्ट बना करके यहाँ पर आप अपना पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ आपने देखा है, क्या लक्ष्य है, इसमें लिखोगे सर्वे वैल्यू ऑफ लक्स, ठीक है। ये आप रीडिंग ले आओगे या फिर अपने किसी जूनियर को बोलोगे जाओ रीडिंग ले करके आओ, है ना। और फिर ये जो रीडिंग वैल्यू आएगी और उससे बोलना कि कहाँ का तुमने देखा है, डाइनिंग का देखा है कि लिविंग रूम का देखा है, ये यहाँ पे लिखते चले जाओ। और जब वो डेटा ले करके आ जाएगा तो फिर आप यहाँ से मैच कराओगे कि भाई चाहिए कितना और है कितना। उसके बाद देखिए ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने जो हमने पढ़ाई करी है वो बेकार की नहीं करी है, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसको। उसके बाद ठीक है, आपका डेटा आ गया, आपने सर्वे करके आप ले आए डेटा को, उसके बाद आपने उसको कंपेयर किया इस टेबल से, फिर आपने देखा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग, अब समझिए, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ बल्ब डिसाइड करोगे। जो लेक्चर नंबर आपका 14 और 15 था, है ना, जो आप जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, है ना, नंबर ऑफ बल्ब डिसाइड करने के लिए, तो ये ई है, ठीक है। अब समझिए कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, ये ई है, ठीक है। अब ये इल्यूमिनेशन आपको चाहिए, ठीक है। अब ये इल्यूमिनेशन आपको चाहिए और आपको पता है कि आपको 100 वाट का बल्ब लगाना है कि 10 वाट का बल्ब लगाना है, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से आपको ई मिल जाएगा, यहाँ से कितना रिक्वायर्ड है। अगर मान लीजिए कि 100 रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी आपका 100 ही आ रहा है, तो मान ये तो यहाँ पे ई हो जाएगा 100 लक्स। देखिए जो हमने पढ़ा है कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको बल्ब का वॉटेज पता है 100 वाट, ठीक है, और आपको एरिया भी पता हो है, क्योंकि भाई डाइनिंग हॉल का और फिर सबका एरिया तो आपको पता ही होगा ना, एरिया आपको पता है। और आप जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो एक रेंज ऑफ वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू ले लीजिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर का एक वैल्यू आप ले लेंगे, है ना। उसके बाद आता है मेंटेनेंस फैक्टर का एक वैल्यू है, वो आप चूज कर लीजिए, एवरेज, ऑल एन एवरेज, एक अपना आइडिया करने के लिए। अब उन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ई इंटू ए अपॉन, ध्यान दीजिए, ई इंटू ए अपॉन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर इंटू मेंटेनेंस फैक्टर, ये करके आपने क्या निकाल दिया, कितना ल्यूमेन हमें चाहिए। अब बल्ब की एफिशिएंसी आपको पता है, ल्यूमेन पर वॉट में आपको पता चल जाएगा, वो हर एक बल्ब के पीछे लिखा रहता है। उससे नंबर ऑफ वॉट निकाल लीजिए कितना चाहिए, और वॉट ऑफ वन बल्ब, इससे आपको कितना निकल गया, ये जब आपके पास आ गया तो इससे आपका निकल गया कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितना चाहिए, है ना। ये है इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। अब समझिए, तो है तो ये टेबल तो मैंने आपको दिया है ऐसे नॉलेज के लिए, लेकिन इस टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही जो है इंजीनियरिंग का लॉजिक डेवलप करता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज़ हो सकता है कि अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि आप कहीं काम करने जाओगे तो इस तरह का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो इल्यूमिनेशन का बनाना हो, चाहे मेंटेनेंस का टेबल बनाना हो, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। और उसको फिर आप मैच करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू से, और एरर है तो उस एरर को दूर कैसे करेंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने आपके सामने एक बना दिया कि अभी से आप लोग मेंटली समझ जाइए कि ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल टॉपिक था, ये आपका हट करके था सिलेबस से, बट ये एक्चुअली मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि कभी कभी होता है टॉपिक जो है वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाता है तो बताना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद है इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड एज पर ISI फॉर वेरियस ट्रैफिक रूट। अब समझ में आया, जो पीछे जो मैंने इतना आप लोग को 5 मिनट जो आपका जो 5 मिनट का जो टाइम लिया समझाने के लिए, अब देखिए ट्रैफिक रूट के लिए भी यहाँ पर वही है, ग्रुप A1 A2 ग्रुप B1 B2।
अब मान लीजिए कि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। जैसे आप अगर काम करने जाओगे तो एज एन इंजीनियर बहुत सारे काम होते हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हो, किसी बड़े प्लांट में काम कर सकते हो, है ना, या फिर आप किसी ऐसे फर्म के साथ काम कर सकते हो जो अपार्टमेंट का लाइटिंग का काम देखता हो, है ना। जैसे अगर कोई भी अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी होती है तो उसमें केवल सिविल इंजीनियर रिक्वायर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। उस बंदे को सिविल का भी बंदा चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी बंदा चाहिए, क्योंकि सिविल वाला बंदा तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बना देगा। वो लाइटिंग का काम कौन कराएगा? आप कराओ, है ना, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आपने सही इंजीनियरिंग दिमाग से अगर काम कराया है तो प्रॉपरली आपका मार्केट में तो वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए तो जो भी मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जहाँ तक मैंने देखा है आसपास की चीज़ों को, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब काम करने जाओ तो आपके लिए कुछ नया ना हो, है ना, कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं, हमने सुना ही नहीं कभी। तो नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, उसी तरह अगर आप मान लीजिए आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रैफिक लाइटिंग होती है, स्ट्रीट लाइटिंग होती है। तो अगर आप सब कहा जाएगा कि ठीक है ये नया हाईवे बन रहा है जी, यहाँ पे जाके देखिए आपकी लाइटिंग कैसे करवानी है, आपको यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा। ये तो जान लीजिए, आपको कोई भी जो है अपना प्रॉब्लम जो है खुल के नहीं बताएगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है, 5 किलोमीटर का है, एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का ब्रिज बन रहा है, इसमें लाइटिंग करवानी है, जाके देखो कितने बल्ब चाहिए, कहाँ क्या लगाओगे। तो अब आपको नॉलेज नहीं है, आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे ऐसे करके, देखोगे इधर उधर कि कहाँ से काम शुरू करें, कहाँ से काम शुरू करें, क्या करें क्या ना करें, है ना। तो वहाँ पे काम आएगा ये टेबल। आप सीधा सीधा अगर आपको नॉलेज है अगर आपके दिमाग में कि हाँ कहाँ से काम शुरू करना है, तो आप यहाँ से काम शुरू करोगे कि अब आपको पता है कि मेरे को एक टेबल बनाना है। सबसे पहला काम आपको एक टेबल बनाना है, बस काम शुरू कर लो अपना, ठीक है। ये टेबल बना लो और यहाँ पे जो है आप जगह डाल दो, मतलब कि कहाँ पर, जैसे रोड पर, रोड के नीचे, रोड के ऊपर, है ना, अपना एक सिंबल बना लो, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लो। एक्चुअली इसका होता है पर्टिकुलर्स, एक टेबल होता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तो बेटा देखिए थ्योरी है, आप भी जान रहे हो, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करेंगे। थ्योरी का मतलब ऐसा थोड़े होता है कि रट के हम पास कर गए, हम यूज़ कहाँ करेंगे। अब पर्टिकुलर है, आपने लिख लिया कि हाँ फलाने फलाने जगह पर है, ये है, और वहाँ पे आपने यहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल एक लक्स मीटर ले लिया अपने हाथ में, और वहाँ पे आपने सारा जो है रीडिंग नोट कर लिया। अब आप उसको मैच कराओगे यहाँ से। अब यहाँ से मैच कराने के बाद आप बताओगे अपने बॉस को कि सर देखिए इल्यूमिनेशन लेवल इतना रिक्वायर्ड है, और रात के टाइम में अगर हम देखें तो आसपास ऐसा कुछ बिल्डिंग है नहीं, तो जो आपका मून लाइट है उससे इतना प्रॉपर लाइटिंग आ सकता है, एक इतना है, तो हमें ये चीज़ चाहिए होगा, हमें इतना, और यहाँ से लक्स का वैल्यू आ गया। अब देखिए फिर कैलकुलेशन है, तो ये आपका ई का वैल्यू आ गया, है ना। एरिया आपको पता चल जाएगा। एरिया तो वैसे आप बोलो सर ओपन एरिया तो कैसे बताएंगे, तो मतलब एक नॉर्मल आप यूनिट एरिया बना लीजिएगा कि इतना है ना। उसके बाद आपको जो है एक यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू पकड़ लीजिएगा, स्टैंडर्ड जो है आपका। उसके बाद मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू पकड़ के ल्यूमेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ल्यूमेंस निकल आया तो अब एक स्टैंडर्ड होता है बेटा कि इस जगह पर हमें ये वाली बल्ब यूज़ करनी है, तो आप चाहो तो वो अपने जो आपका इन्वेंट्री है वहाँ से पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन सा बल्ब अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ बल्ब डिसाइड कर दीजिए। बस इतना हो गया। उसके बाद तो फिर जो ग्रेडिंग और मैटिंग का काम होता है उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना करने से बेटर है ना कि आप कुछ ले करके जाएंगे अपने सीनियर के पास कि सर मैंने आज दिन भर में ये काम किया, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना होता है अपने बॉस को कि उसने आपको काम दिया है, या फिर आप ही काम होके कल काम कराओगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या काम करवा रहे हो। नहीं तो कहीं भी पोल खड़ा करके कोई भी लाइट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सब टेबल वहाँ काम आता है। हाँ, उसके बाद है देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए इल्यूमिनेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा,
खुद सोचिए, आपके आँख पर जोर पड़ेगा तो उसको फैटिग बोलते हैं, फैटिग इन द आई, और जो रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा आपका। और जैसे फैक्ट्री की बात हम करें, अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो चीज़ें दिखेंगी नहीं ठीक से, तो एरर ज़्यादा आएगा। आपको वेल्डिंग कहीं करनी है, वेल्डिंग कहीं पे हो रहा है, होल आपको 4 mm का करना है, होल 5 mm का हो जाएगा, तो वो तो आपका क्या हुआ, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी तो हुआ, वो जितना कुछ है वो स्क्रैप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका। उसके बाद है रेंज ऑफ ब्राइटनेस विद इन द फील्ड ऑफ विजन कैन बी अचीव्ड एम्प्लॉइंग जनरल लाइटिंग एडिशन टू द लोकलाइज लाइटिंग। अच्छा, ये याद होगा आपको, जो हम लोगों ने पढ़ा है फैक्ट्री लाइटिंग में, उसी का ये पार्ट है, ये है ना। वहाँ भी हम लोग साइड लाइटिंग यूज़ कर रहे थे जनरल लाइटिंग के साथ, यहाँ पे उसको लोकलाइज लाइटिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, ये वही चीज़ है, अगर ब्राइटनेस लेवल अगर आपको बढ़ाना है तो आप लोकलाइज लाइटिंग यूज़ करिए जनरल लाइटिंग के साथ। ठीक है, फिर जनरल लाइटिंग ओरिएंटेड टुवर्ड द वर्किंग सरफेस स्पेशली इन मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, ड्राइंग ऑफिस, शॉप, etc टू बी प्रोवाइडेड। मतलब जो जनरल लाइटिंग है जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि आपका इल्यूमिनेशन जो है यूनिफॉर्म बना रहे। उसके बाद है कलर ऑफ लाइट, वही चीज़ चलनी है। कलर ऑफ लाइट जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपका अपीयरेंस जो हो उसमें इल्यूमिनेशन लेवल ज़्यादा हो आपका। ठीक है, उसके बाद और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका कलर, लाइट का कलर ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप पिंक ऑब्जेक्ट पर अगर आप ब्लू लाइट डालोगे तो वो आपको काला जैसा दिखेगा। ये थोड़ा विब्योर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये है कि डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉन्ट्रास्ट जो है वो कलर अलग दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कलर आपका कि लाइट का कलर कि जो ऑब्जेक्ट का रंग कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डे लाइट फ्लुरोसेंट जो ट्यूब है हम वो यूज़ करते हैं ताकि हमको एक आर्टिफिशियल डे लाइट दिखे वहाँ पे। हाईली डिस्चार्ज लैम्प्स कैन बी यूज फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस सच एज स्ट्रीट लाइटिंग वेयर कलर ऑफ लाइट डज नॉट मैटर मच। देखिए, जैसे सोडियम वेपर लैम्प है, हेलोजन लैम्प है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रीट लाइटिंग में, जहाँ पे मतलब लाइट कलर का उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। वहाँ बस आपको विजिबिलिटी दिखनी चाहिए कि दूर पे बंदा चल रहा है ना, गाड़ी दूर पर खड़ी है, तो ये है, तो वहाँ कलर मैटर नहीं करता। लेकिन जहाँ पे आप प्रॉपर वर्किंग बेंच पे काम करो फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे कलर मैटर करता है, तो वो ध्यान रखना। और कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स, ये वही है, कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो रही है कि अगर कॉन्ट्रास्ट अगर सही नहीं हुआ आपका तो इल्यूमिनेशन लेवल्स जो है जो अचीव करना चाहते हो अचीव नहीं कर पाओगे। तो कलर ऑफ वॉल्स और सीलिंग ऐसा होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन लेवल जो रिक्वायर्ड है, कौन सा इल्यूमिनेशन लेवल, ये वाला इल्यूमिनेशन लेवल्स, ये वाले, ये जो टेबल में दिया हुआ है, ये सारे इल्यूमिनेशन लेवल जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओ। ठीक है, इसकी बात हो रही है ये। उसके बाद शैडोज, परछाई। परछाई देखिए, जाहिर सी बात है, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, डे नाइट क्रिकेट मैच होता है, उसमें जैसे बॉल जो है वो पिच पे लगती है, तो रात के टाइम जब आप बैटिंग कर रहे हो या फिर बॉलर बॉलिंग कर रहे हो तो पिच पे आप ध्यान देना कि जो बॉल का जो इमेज है, जो परछाई है, वो उतनी बड़ी नहीं बनती, वो छोटी छोटी इमेज बनती है ना। और अगर इमेज बनती भी है तो चारों दिशा में बनती है ऐसे करके, और बॉल यहाँ पे गिरता है ऐसे करके, तो बहुत छोटा इमेज बनता है। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका बॉल का शैडो अगर बहुत लंबा हो जाए तो फिर प्रॉपर बैटिंग नहीं हो पाएगी, फील्डिंग करने में दिक्कत आएगी आपको। तो मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही हर जगह पर है कि हार्ड एंड लॉन्ग शैडोज नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए, अब तो ये फैक्ट्री की बात कर रहे हैं कि 2.5 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए आपका जो लाइटिंग का जो हाइट है, 2.5 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रॉपरली अगर 2.5 मीटर देखेंगे तो 2.5 मीटर से का तो इंसान ही हो जाता है वो, अगर आप मीटर में नापेंगे तो 2.5 मीटर तो इंसान की हाइट, उससे एक हाथ ऊपर की ही बात हो रही है ये तो है ना। तो जैसे सूरज है, दिन के टाइम है, अगर आप देखेंगे तो दोपहर के टाइम जब सूरज आपके सर के ऊपर होता है तो आपकी परछाई छोटी बनती है, लेकिन जब सूरज शाम के टाइम होता है परछाई लंबी बनती है। क्योंकि जो सूरज को अगर हम एक बल्ब मान लें तो उसका डिस्टेंस आपसे बढ़ गया शाम के टाइम पे, तो आपकी परछाई लंबी हो गई।
और जब वही सूरज सर के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस कम है, तो परछाई आपकी जो है छोटी बनी। बस उसी लॉजिक को समझिए यहाँ पर कि इल्यूमिनेटरीज आपको यूज़ करना है लेकिन 2.5 मीटर से ऊपर, ताकि डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा ना हो, ताकि परछाई जो है वो लंबी हो। बाय यूजिंग वाइट सरफेस सोर्स ऑफ लाइट यूजिंग ग्लव्स ओवर फिलामेंट। ये ग्लव्स ओवर फिलामेंट बताता हूँ, ये आपने देखा भी है, आज आप जान जाओगे क्या होता है। ये जो देख रहे हो ये सफ़ेद ऊपर वाला, ये इस तरीके को, ये देखो ये सारे जो हमने टिक किए ये सब ग्लव्स होता है। फिलामेंट के ऊपर आप ग्लव्स डाल देते हो, सो ग्लव्स हम बोलते हैं। एलईडी लाइट वगैरह में आजकल बहुत यूज़ हो रहा है ना। तो देखिए ये सब मैंने कहा ना, ये सब चीज़ आप लोगों ने देखा है, अब इसको पढ़ने के बाद आप लोग को सब समझ में आएगा। या फिर आप इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। उसे ग्लेयर, मतलब ग्लेयर यूज़ करने के लिए, ग्लेयर करने के लिए आपको क्या है कि इतना ऊपर रखिए कि ऑर्डिनरी रेंज ऑफ विजन से ऊपर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर रेंज ऑफ विजन के पास रहेगा तो अगर आपकी नज़र पड़ती है और फिर आप कहीं दूसरी जगह देखने की कोशिश करते हो तो वो फिर आँख पे वो है इफेक्ट करेगा, आपका चकाचौंध हो जाएगा आँख आपका ना, तो फिर आपको दिखेगा नहीं चीज़ों को, इसलिए वो रेंज ऑफ विजन से दूर होना चाहिए। फिर यूज़ ऑफ मेटल रिफ्लेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग विथ अ स्कर्ट अराउंड द रिम ऑफ द रिफ्लेक्टर। ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग स्कर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये रिम ऑफ रिफ्लेक्टर है ना, तो ये चीज़ जो है इस तरीके का, तो ये हम यूज़ करते हैं। जो रिफ्लेक्टर का रिम है उसका जो है ये वाला जो चीज़ है, ये देख रहे हो आप, ये पतला सा जो होता है, ये वाला भाग जो है मैं बना देता हूँ। ये रिफ्लेक्टर हो गया, और ये जो बाहर एज जैसा निकला हुआ होता है, ये हल्का सा, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये है, तो इसको हम बोलते हैं स्कर्ट सेक्शन, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद है माउंटिंग हाइट। अभी तक बात करते आए, अब हम प्रॉपर बात करेंगे कि द माउंटिंग हाइट जो है डिपेंड करता है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है और किस तरह का लाइटिंग स्कीम आप यूज़ कर रहे हो। पहली बात, ऐसा नहीं है 100 वाट का बल्ब है आप उसको 10 मीटर ऊपर लगा रहे हो ठीक है, तो आप कैसा बल्ब यूज़ कर रहे हो और वो भी डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 500 वाट का बल्ब है और आप यहाँ पे 5 मीटर ऊपर लगा के बैठे हुए हो। तो वही लिखा है यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि हाइट क्या है और लाइटिंग स्कीम क्या यूज़ करना चाह रहे हो। उसके बाद इन रूम्स ऑफ लार्ज फ्लोर एरिया द इल्यूमिनेशन शुड बी माउंटेड एज क्लोज टू द सीलिंग। अगर आपका फ्लोर एरिया लार्ज है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल है या फिर कोई बड़ा सा मीटिंग हॉल है, तो वहाँ पे लाइटिंग जो होनी चाहिए वो सीलिंग के पास में होना चाहिए, ताकि सीलिंग का जो सीलिंग का इल्यूमिनेशन पूरे रूम को यूनिफॉर्म लाइट प्रोवाइड कर सके। और स्मॉल लाइट जो होना चाहिए, तो रूम्स विथ हाई सीलिंग्स, अब मान लीजिए कि स्मॉल रूम छोटा है लेकिन सीलिंग ऊंची है ना, रूम छोटा है लेकिन दीवार, ऊपर का दीवार है उसका हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ क्या यूज़ करना है, फोकसिंग रिफ्लेक्टर्स, या आपका लाइट फोकस नीचे की तरफ हो। समझ रही डिफरेंस? एक तो पहले दूसरा नंबर का जो केस था, मतलब ये जो केस है आपका कि रूम का जो है ये है आपका, तो ये स्मॉल एरिया है और सीलिंग जो है वो नॉर्मल हाइट पर है। ये हो गया केस नंबर ये। इसका केस ये कहता है कि आपका रूम का ये कम है लेकिन ये लंबा ज़्यादा है, ये ऐसे, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, ये तो इस केस में आपको क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपका फोकसिंग रिफ्लेक्टर, ऐसे करके जो आपका प्रॉपर फोकस कर सके। ठीक है, तो ये होता है आपका माउंटिंग हाइट। तो ये है आपका माउंटिंग हाइट कहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन ट्यूब शुड बी 1/4 to 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द रोज ऑफ इल्यूमिनरीज। ये क्या कहानी कह दी है इसने, देखिए बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए कि 1 2 3
4 5 6, ठीक है। ये आपकी लाइटिंग है और ये आपका कमरा है, ठीक है। ये लाइटिंग है, ये कमरा है। अब अगर आप इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग अगर यूज कर रहे हो तो लेंथ ऑफ द सस्पेंशन ट्यूब, अब यहाँ से आपने ट्यूब सस्पेंड कर रखा है ऐसे करके, है ना। ये जो है आपका लेंथ ऑफ सस्पेंशन ट्यूब है, ऐसे करके आपने जो है वो ट्यूब बना रखा है। अब यहाँ से लाइट जो है नीचे आ रही है, तो द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन ट्यूब्स शुड बी 1/4 to 1/3, है ना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए x है, सबका बराबर ही रखोगे आप, x है, ये x है, ये x है और ये x है। ये हो गया आपका x, यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है। और ये मान लीजिए आपका सस्पेंशन हाइट है स्मॉल h, है ना। ये मान लिया स्मॉल h है सबका, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन ट्यूब, यानी कि h शुड बी इक्वल टू 1/4 to 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब या तो x/3 हो और x/4 हो। ये किस केस में है, इस केस में है, मतलब ये कह रहा है कि h शुड बी इक्वल टू x/3 और x/4। ये कह रहा है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन ट्यूब्स शुड बी 1/4, ये 1/4 हो गया, टू 1/3, है ना। मतलब x/3 और x/4 के बीच में होना चाहिए आपका h, ठीक है। इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। जो आपका ये है x/4 h x/3, ये है आपका, ये कह रहा है ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो वेयर x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड h इज द हाइट। चलिए अब नेक्स्ट आइए, स्पेसिंग ऑफ इल्यूमिनरीज। स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड सेमी इनडायरेक्ट इल्यूमिनरीज, अगर आपका फ्लोरेसेंट है ना, अगर आपका फ्लोरेसेंट इल्यूमिनरीज है, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन 2 रोज टू द हाइट ऑफ द इल्यूमिनरीज अबव द वर्किंग प्लेन शुड बी बिटवीन यूनिटी और 3/4। मतलब अगर आपका फ्लोरेसेंट लैंप यूज कर रहे हो आप, ये फ्लोरेसेंट लैंप की बात बोल रहा है, तो फ्लोरेसेंट लैंप अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, तो आपका जो हाइट होना चाहिए वर्किंग प्लेन से जो हाइट होना चाहिए, देखिए अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही थी इस वाले पॉइंट में, वो इस वाले हाइट की बात हो रही थी, मतलब वो सीलिंग से किस हाइट पर रहेगा, वो फर्क समझिए, ठीक है। यहाँ जो इस पॉइंट पे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वर्किंग प्लेन से। फिर मैं बना देता हूँ डायग्राम, बहुत ही आसान है, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं हम। ये है आपका बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया ट्यूब, ऐसे करके आपने यहाँ पे ट्यूब लगा रखा है, ठीक है। और ये है आपका वर्किंग प्लेन, ठीक है। और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका ये जो डिस्टेंस कह रहा है, इसको मान लीजिए हम x मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल H। पीछे वाले में जो था वो हमने स्मॉल h माना था, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कैपिटल H, और इसको x ही मानते हैं क्योंकि पीछे वाले में भी हमने x ही माना था। ये है
ये हमारा एच है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप फ्लोरोसेंट ल्यूमिनेटर यूज करते हो तो रेशियो ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द टू रोज, एक रो ये एक रो ये, एक्स बटा हाइट ऑफ द इल्यूमिनरीज एच शुड बी बिटवीन 1 to 3/4, ये कह रहा है ना। तो ये है आपका, यानी कि 0.75 से जो आपका x/h का रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, ये ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये वहाँ पे बात हो रही थी। तो अगर आप इसको करना चाहो तो x जो है वो h से कम होना चाहिए। अगर आप इसको अगर आप देखोगे ऐसे इनइक्वलिटी में मैथमेटिकली तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो x जो होना चाहिए वो h से कम होना चाहिए और 0.75 h से बड़ा होना चाहिए। देखो मैथमेटिकली ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि मैथमेटिकली हम इनइक्वलिटी में अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट फिर भी समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि पहले पॉइंट का मतलब लगभग यही कह रहा है ये, अगर फ्लोरोसेंट है तो इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट। और अगर आप टंगस्टन लैंप यूज करते हो तो यही चीज आपका 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका x/h है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.6, ठीक है। In case of indirect and semi-indirect illuminations, the horizontal spacing should not exceed 1.5 times the height between the two rows of the working plane, ठीक है। In case of indirect और semi-indirect illuminaries, the horizontal spacing, अब फिर यहाँ x की बात हो रही है, should not exceed 1.5 times the height between two rows to the working plane, मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर आपका इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट इल्यूमिनरीज है तो, एंड फॉर फेयरली हाई इल्यूमिनेशन 2 or more luminaries can be joined to end so that they can share a common outlet for continuous rows of illuminaries can be used। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल मतलब है। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट की फिटिंग देखी होगी आपने, है ना, एक ही आउटलेट रहता है लेकिन 2 ट्यूबलाइट होते हैं अंदर में, आउटलेट एक ही हुआ ना, ये ऐसे करके आपका जो है 2 ट्यूबलाइट होता है, ये ठीक है। इसको और साफ से मैं बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये आपने देखा है ये इस तरीके का, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। उसके अंदर जो है ना ट्यूबलाइट ऐसे लगा रहता है, ये वाला, ये लाइन खींच नहीं रही है सीधी, लेकिन मेरा बताने का तरीका वही है, मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ यही है। ये ट्यूबलाइट हो गया आपका, ये देखा होगा आपने, है ना, और ये कॉमन आउटलेट है, इसकी फिटिंग पीछे लगी रहती है। ये आप देखोगे जैसे आप कोई मीटिंग हॉल वगैरह में जाओगे ना, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, तो उसमें ऊपर में देखना कि एक ही लाइट, एक ही आउटलेट रहेगा, लेकिन उसमें 2 लाइटें लगी होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8, और ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए, तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ मुझे लग रहा है, लेकिन क्या था कि बताने की चीज़ें बहुत सारी थी, तो इसलिए वो चीज़ जो है वो जुड़ते चली गई। क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन अगर पढ़ के बता दूं कि हाँ ये होता है, ये होता है, तो फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है टॉपिक को लेकर के। क्योंकि होता क्या है कि हम अगर 100 वर्ड सुनते हैं तो हमारे ध्यान में 75 वर्ड रहता है, और एग्ज़ाम के टाइम आते आते वो 75 वर्ड जो है वो 50 वर्ड तक आ जाता है। लेकिन अगर वो 50 वर्ड भी अगर आपको याद रहते हैं
तो अपने तरफ से आप 10-15 वर्ड ऐड करके आंसर लिख सकते हो अगर आप भूल गए हो पॉइंट्स तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना कुछ बताने की कोशिश करी है। So thank you so much for watching this video and take care of yourself.